पुराने समय की बात है। मगध राज्य में मंत्री पद के आवेदन चल रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और शहर के बहुत से प्रतिष्ठित लोग इस मंत्री पद के लिए आवेदन कर रहे थे। भला नगर का कौन प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा जो राज दरबार में मंत्री पद हासिल नहीं करना चाहेगा। इसलिए नगर के कई प्रतिष्ठित लोग इस पद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। ऐसा ही एक युवक था, संतोष। मन का एकदम साफ युवक, दूसरों की मदद करने वाला, हर जरूरतमंद की सेवा करने वाला। ये सीख उसने अपने माँ बाप से भली भांति ले ली थी, इसलिए उसकी नगर में काफी इज्जत थी, काफी रुतबा था। भला इंसान होने के साथ साथ संतोष में और भी गुण थे, जैसे कि उसका वाक्य गुण। वो जो भी बोलता लोग सुनते ही रह जाते थे। उसके भाषण, उसके वक्तव्य सभी को प्रभावित कर देते थे। ये कला उसमें बचपन से ही था और समय के साथ साथ उसने अपनी इस कला को और भी ज्यादा निखार लिया था। ऐसा नहीं था कि मंत्री पद के लिए आवेदन करने वाले दूसरे युवकों में किसी गुण की कोई कमी थी। उसके प्रतिद्वंदी भी किसी से कम नहीं थे। वह भी अपना भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन संतोष में बोलने की ताकत दूसरों से ज्यादा थी। वह जब बोलने लगता तो लोग उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते थे और मंत्री पद के लिए यही गुण सर्वश्रेष्ठ होता है। यही गुण आपको मंत्री पद दिला सकता है अगर आप अपने भाषण, वक्तव्य से अपनी जनता को, अपने नगर के लोगों को प्रभावित कर पाते हो तो मंत्री पद के अच्छे दावेदार हो सकते हो। इसी कारण संतोष का रुतबा पूरे नगर में फैला हुआ था और उसकी प्रतिष्ठा की और भी ज्यादा नगर में फैलाने के लिए उसके दोस्त, उसके चाहने वाले भी जी जान एक करके लगे हुए थे। उन्हीं दोस्तों में संतोष का एक दोस्त था, विपिन। विपिन संतोष का बचपन का मित्र था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन संतोष की तरह विपिन उस नगर का कोई प्रतिष्ठित युवा व्यक्ति नहीं था। वह बेहद साधारण परिवार से था और न ही उसमें भाषण देने का, वक्तव्य पेश करने का कोई कौशल था। वो सिर्फ अपने दोस्त संतोष को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहा था और संतोष भी इस बात से भली भांति परिचित था। वह अच्छी तरह जानता था कि विपिन मुझे जिताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है और इस कारण संतोष अपने दोस्त विपिन की बहुत इज्जत करता था। अपने सारे दोस्तों में उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझता था और जल्द ही वह समय भी आ गया जब आवेदन होने वाला था। और इसके बाद मंत्री पद के आवेदन के लिए जो परिणाम निकलकर सामने आए उसको देखकर संतोष फूले नहीं समाया, क्योंकि उसने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। उस नगर में कभी भी कोई भी इतने वोटों से नहीं जीता था जितना कि संतोष जीता था। संतोष अपनी जीत से फूला नहीं समा रहा था। जब मगध के सम्राट ने जनता को वक्तव्य देने के लिए संतोष को ऊपर बुलाया तो संतोष ने उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने संतोष पर भरोसा दिखाया था और साथ ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विपिन को भी संबोधित करते हुए कहा कि यह जीत विपिन के बिना संभव नहीं हो पाती। मैं विपिन का बहुत आभारी रहूंगा। विपिन जैसा दोस्त जिसे जीवन में मिल जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता। इस वक्तव्य से पहले विपिन को न तो सम्राट जानते थे और न ही वहां की जनता जानती थी। इस वक्तव्य के बाद सब लोग विपिन को पहचानने लगे। वे धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब संतोष दरबारियों के मंत्रियों में एक अहम दबदबा रखता था। सम्राट उसके विचार और सलाह को सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन एक अच्छा इंसान होने की वजह से संतोष अपने दोस्त विपिन को अपने साथ ही रखता था और कभी भी कोई भी सलाह मशवरा उसी से लिया करता था। वह विपिन की सलाह जरूर लिया करता था। इसी वजह से विपिन का रुतबा धीरे धीरे संतोष से ज्यादा बढ़ने लगा और सम्राट भी संतोष की सलाह से ज्यादा विपिन की सलाह को तवज्जो देने लगे। इस बात से संतोष के मन में कभी भी कोई घृणा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि वह तो विपिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था और वह खुद चाहता था कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा, या यूं कहे कि इंसान बदलने लगा और जो विपिन संतोष का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था उसी ने संतोष को उस गद्दी से हटाकर
खुद उस गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया और जो विपिन संतोष का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसी ने संतोष को उस गद्दी से हटाकर खुद उस गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। इस बात में कोई परहेज नहीं था क्योंकि विपिन बहुत ही वाक चतुर था। वह ऐसी ऐसी सलाह सम्राट को देता था कि सम्राट भी उससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सके। और सम्राट ने जब विपिन को संतोष का पद लेने के लिए कहा तो विपिन के रास्ते की सारी बाधाएं खत्म हो चुकी थी। अब मंत्री पद की गद्दी पर संतोष की जगह विपिन विराजमान हो चुका था और धीरे धीरे विपिन ने अपने दोस्त संतोष को राज दरबार और अपने आप से दरकिनार कर दिया। अब संतोष के लिए उस राज दरबार में कोई जगह नहीं थी। उसे राज दरबार के अंदर भी घुसने नहीं दिया जाता था। जब संतोष ने अपने दोस्त विपिन से मदद मांगी तो उसे यह कहकर मना कर दिया कि दोस्त, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह सब हमारे सम्राट का फैसला है। भला मैं अपने सम्राट की अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। और यह कहकर विपिन राज दरबार के अंदर चला गया और संतोष वहीं खड़ा रहा, अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं पर बैठ गया। इसके साथ ही बैठ चुका था उसका अपना दिल, जिसे उसके दोस्त ने ही तोड़ दिया था। संतोष ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा क्योंकि नगर में अब हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता था। और एक दिन संतोष ने ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में नगर में कभी भी किसी ने कभी भी सोचा नहीं था। जी हाँ, संतोष निकल चुका था आत्महत्या करने के लिए। उसे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपने कदम जल्द से जल्द बढ़ाता हुआ एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। उसकी योजना थी कि वह उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन जब वह कूदने जा रहा था तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे थे। वह उसे देखते ही समझ गए कि संतोष अपनी आत्महत्या करने जा रहा है, इसलिए उसने उसे पीछे से पुकार कर पूछा कि भंते, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो। यह सुनकर संतोष ने पीछे पलट कर देखा तो क्या देखता है, एक बौद्ध भिक्षु एक लकड़ी के सहारे वहां पर खड़े हैं और उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत सा तेज था। संतोष दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने सोचा मरने से पहले कम से कम एक अच्छा काम कर ही देता हूँ, और यही सोचकर पास के तालाब से उस बौद्ध भिक्षु के लिए पीने का पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह पानी का घड़ा भर वापस उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वहां एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। उसने वापस आकर उस बौद्ध भिक्षु को पानी पिलाया और कहा, हे भंते, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, शायद यही मेरी जिंदगी का आखिरी कर्म कहलाएगा। और यह कहकर उसी पहाड़ी की ओर वह चलने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे पीछे से पुकार कर कहा कि भंते, जब तुमने निश्चय ही कर लिया है तुम्हें आत्महत्या करनी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन आत्महत्या तो तुम कुछ क्षण बाद भी कर सकते हो। क्या तुम कुछ क्षण मुझ अकेले आदमी को दे सकते हो? क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बातें कर सकते हो? मैं बहुत दिनों से जंगलों में अकेला घूम रहा हूँ, अब इतने दिनों के बाद मुझे एक इंसान दिखा है। यह सुनकर संतोष कुछ सोचकर उस बौद्ध भिक्षु के पास आकर विराजमान होकर बैठ जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उससे आत्महत्या करने का कारण पूछते हैं तो उस पर संतोष अपनी पूरी दास्तान उन्हें कह सुनाता है और यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु संतोष की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि संतोष, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस संसार में जीने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना ही मायने नहीं रखता, उसके साथ साथ तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान रहकर एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो तुम एक साधारण इंसान बनकर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर किसी पद की जिम्मेदारी है, उस पद की रक्षा करने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। कभी भी अपने पद की सुरक्षा हेतु ये 7 बातें किसी को मत बताना, वरना तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ध्यान से सुनना, पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह अपनी आमदनी। अगर तुम किसी को अपनी आमदनी बता देते हो तो उस आदमी की अपेक्षा आपसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब आपका वह दोस्त
आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद नहीं कर सकते, तो उसके मन में आपके लिए घृणा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि इतनी आमदनी होने के बावजूद मेरा ये दोस्त मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। और इसी के साथ आपकी आमदनी ठगों और चोरों को भी आकर्षित करती है। ठग और चोर अपना शिकार बनाने के लिए आपके पीछे पीछे चलेंगे और नई नई योजनाओं के तहत आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए याद रखना, जब तक जरूरत ना हो, जब तक आवश्यकता ना हो, अपनी आमदनी किसी को भी मत बताना। अपने परिवार वालों से या जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उसके परिवार को आमदनी बताना गलत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अपनी आमदनी बताना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। दूसरी बात जो तुम्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह परिवार के झगड़े। जब भी तुम अपने परिवार के झगड़ों के बारे में अपने किसी दोस्त या किसी बाहर वाले पुरुष या स्त्री को बताओगे तो वह लोग तुम्हारा फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि वह सब लोग चाहेंगे कि तुम्हारी प्रतिष्ठा कम हो जाए, तुम नीचे हो जाओ और वह तुमसे ऊपर उठ जाए। इसलिए वह तुम्हारे घर में झगड़े कम करने की बजाय उन झगड़ों को ज्यादा उकसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने घर के झगड़ों का निवारण बाहर के आदमी से पूछना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तीसरी बात जो इंसान को अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है खुद की गलतियां। अतीत में हुई गलतियां अगर आप अपनी गलतियां दूसरों को बताएंगे, अपनी पत्नी को बताएंगे या किसी और को भी बताएंगे, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वह अपना दबदबा बनाना आप पर शुरू कर देंगे, क्योंकि वह ये सोचेंगे कि आप इतनी गलतियां कर चुके हैं और वह तो धुले हुए हैं और उन्होंने तो कोई गलतियां नहीं की है। इसलिए वह अपने आप को आपके ऊपर आंकना शुरू कर देंगे, जिस वजह से भविष्य में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपनी गलतियां बताने का एक बुरा नतीजा यह भी हो सकता है कि कल को अगर आपके अच्छे दोस्त के साथ आपकी दुश्मनी हो जाए तो वही दोस्त आपकी कमियों को, आपकी गलतियों को दुनिया के सामने उजागर कर देगा। चौथी बात जो इंसान को किसी दूसरे आदमी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपना लक्ष्य। आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं वह अपने मन में रखिए, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य दोस्तों को बता देंगे तो वही लोग आपके मार्ग में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अगर वह अड़चन पैदा नहीं भी करते हैं तो कल अगर आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो आप उनकी नजर में एक मजाक का पात्र बनकर रह जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य के बारे में जब तक वह पूरा ना हो जाए किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। पांचवी बात जो आदमी को मन में ही रखनी चाहिए वो होती है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। अपनी कमजोरी अगर दूसरों को बताएंगे तो जाहिर है कि मौका पड़ते ही वह हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने से नहीं चूकेंगे, और अगर हम अपनी ताकत दूसरों को बताएंगे तो वही ताकत हमारी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि लोगों को अगर हमारी ताकत पता चल जाएगी तो इसकी वह काट भी जरूर ढूंढ लेंगे। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को कभी भी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। छठी बात जो आदमी को छुपानी चाहिए वह है किया हुआ दान। अगर आपने किसी को दान दिया है, कोई पुण्य का काम किया है, तो ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर आपकी दिए हुए दान के बारे में दूसरों को बताते हैं तो वह दान न रहकर लालच बन जाता है, आपकी प्रतिष्ठा का मार्ग बन जाता है। इसलिए आपके दान को जितना गुप्त होकर करोगे उतना ही वह आपको भलीभूत करेगा। इसलिए एक कहावत है, अगर एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। सातवीं बात जो आदमी को सबसे छुपानी चाहिए वह अपने दोस्त, दुश्मन और अपनी प्रेमिका। अगर आप दुनिया के सामने अपने दोस्त, अपने दुश्मन और प्रेमिका के बारे में ढिंढोरा पीटोगे तो वह आपके विपक्षी उन्हीं लोगों के साथ आपके खिलाफ मिलकर एक बड़ा फायदा उठा सकते हैं।
वह आपके दोस्त को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर सकते हैं, आपके दुश्मन को आपके खिलाफ और भी ज्यादा भड़का सकते हैं और आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे सकती है। इसलिए ध्यान रहे, इन 7 बातों को कभी भी किसी को मत बताना, वरना तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर आप इन 7 नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपका जीवन खुशहाली से भरा रहेगा और इस संसार में आप एक प्रतिष्ठित आदमी बनकर सदैव के लिए ही जी सकते हैं। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनने के बाद संतोष के मन को बहुत ही आनंद मिला। उसने अपना आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।